हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। कहाँ गए आज? कोई काम वाम चले गए होंगे, है ना। सही है। सोमवार है आज। सोमवार को क्या है? टेस्ट है आज। कितने बजे? तो मुकेश सर की क्लास नहीं है क्या आज? कोई बात नहीं। देखो, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण या न्यूमेरिकल एनालिसिस। हेडिंग लगाओ, संख्यात्मक विश्लेषण या न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आता है अपने पास अग्रांतर। सबसे जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा अग्रांतर एवं अग्रांतर संकारक। अग्रांतर एवं अग्रांतर संकारक। अग्रांतर एवं अग्रांतर संकारक। फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अग्रांतर एवं अग्रांतर संकारक या फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। लगा ली हेडिंग सबने? अब लिखिएगा इसमें, माना कि फलन y इक्वल टू एफ एक्स है। माना कि फलन y इक्वल टू एफ एक्स है तथा x के क्रमागत या कंजुगेटिव वैल्यूज तथा x के क्रमागत मान a, a प्लस एच, a प्लस 2h, एंड सो ऑन, a प्लस एन एच है, तब इनके संगत y के मान f ऑफ a, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस 2h, एंड सो ऑन, f ऑफ a प्लस एन एच प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिखो। देखें, कर लिया नोट सबने? तो देखो, आसान सी बात लिखी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, कि एक फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स और ये किसके मान है आपके पास? x के मान, a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन। तो ये जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे, x की जगह a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? f ऑफ a प्लस एच रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? f ऑफ a प्लस एच। और ऐसे ही a प्लस एन एच रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? f ऑफ a प्लस एन एच। ये तो हर एक फंक्शन में ही ऐसा होता है भाई, जो भी x की वैल्यू होंगी उन x की वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं तो किसके मान प्राप्त होंगे? y की वैल्यू प्राप्त होती है। अब हमें बात किसकी करनी है? अग्रांतर की बात करनी है।
तो अग्रांतर में क्या होगा, वैसे इसमें या तो ऐसे समझ लो या ऐसे टेबल के रूप में भी देख सकते हैं कि सर ये किसके मान है, x के, ये y की वैल्यू कह दो चाहे किसकी वैल्यू कह दो, फंक्शन की। ऐसे हुआ आपके पास, ये हो गया a प्लस h इस तरीके से। तो इधर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात किसकी करनी है, हमें अग्रांतर की बात करनी। तो अग्रांतर में क्या होगा कि अगर अग्रांतर की परिभाषा पे बात करें कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, तो अग्रांतर की परिभाषा में क्या होगा, आपके पास आगे वाले में से, जैसे भी याद कर सकते हो कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे तो वही क्या होगा, अग्रांतर होगा। ऐसे समझ सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो कि f ऑफ a प्लस एच से f ऑफ a जो अंतर होगा वो क्या कहलाता है, अग्रांतर या फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है। टेबल में भी ऐसा समझ सकते हैं, अगर टेबल के रूप में लिखा हुआ है तो ऐसा कह सकते हैं कि नीचे वाले में से किसको घटाना है, ऊपर वाले को। ऐसे याद कर सकते हो। इस तरीके से लिखा हुआ तो ऐसे समझ सकते हो कि आगे वाले में से किसको घटाना है, पीछे वाले को। तो आपको क्या मिलेगा, अग्रांतर मिलेगा। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, f ऑफ a प्लस एन एच में से किसको घटाऊंगा, f ऑफ a को। जरूरी नहीं कि इसको ही घटाऊं, इनको भी घटा सकते हैं। आगे वाले में से किसको घटाना है, पीछे वाले को। सारे ही क्या कहलाएंगे, अग्रांतर कहलाएंगे। देखो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है, या ऐसा कह सकते हो, टेबल से देखें, ज़्यादातर टेबल ही रहेगी अपने पास। तो नीचे वाले में से किसको घटाते हैं, ऊपर वाले को। और अग्रांतर का जो निशान होता है वो क्या होता है, डेल्टा, ये वाला। और नाम किसका आता है, f ऑफ a, ऊपर वाले का। ऐसे याद रखो टेबल से, आप तो इसमें कंफ्यूज रहोगे। ये वैल्यू रहेंगी आपके पास, नीचे वाले में से किसको घटाना है, ऊपर वाले को। और नाम किसका लिखा जाएगा, ऊपर वाले का। नाम का ही लॉजिक है, फिर पश्चांतर आएगा तो नाम अलग लिखा जाएगा। तो इसलिए ऐसा याद रखना है कि नीचे वाले में से किसको घटाना है, ऊपर वाले को। और नाम किसका लिखा जाएगा, ऊपर वाले का। जैसे मान लो इसमें से ये घटाऊं तो क्या नाम आएगा बताओ। जैसे ये f ऑफ a है, ये f ऑफ a प्लस एच, ये 2h वाला, ये 3h वाला। तो इन दोनों को घटाता हूँ तो नाम कितना आएगा, डेल्टा f ऑफ a प्लस एच। इन दोनों को घटाऊँ तो ये तीन में से कौन घट रहा है, दो। तीन में से कौन घट रहा है, दो। तो नाम किसका आएगा, ऊपर वाले। ऊपर कौन है, दो। तो क्या नाम आएगा, डेल्टा f ऑफ a प्लस 2h। इस तरीके से चलेंगे। लिखो देखिए, है है एन एच नहीं है, एच ही है बेटा। ये तो एच ही है बेटा, है ना। अभी एक पे ही बात कर रहे हैं, एक ही एच ही है। तो एन वाला तो अभी आगे लिखेंगे, है ना। ऐसे चलेंगे फिर कि डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे आएगा कि 2h में से किसको घटाएंगे, 2h में से किसको घटाएंगे, ए एच प्लस एच को। इस तरीके से चलेंगे आगे। तो जब लास्ट में क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच में से एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h घटाएंगे तो नाम क्या आएगा, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये ऐसे लिखेंगे, करो देखें नोट। नॉर्मल सा काम है, इतना कोई लॉजिक है नहीं इसके अंदर। अभी टेबल से जैसे टेबल बना देंगे, सवाल करेंगे तो वो आदत बन जाएगी फिर। और पूरे बुक में काम आएंगे भी, अग्रांतर, पश्चांतर, ई ऑपरेटर, शुरू से लेकर लास्ट तक काम आएंगे। कर लिया नोट सबने। अब देखो इसको, ये तो टेबल के हिसाब से वैल्यू थी। अगर जनरल समझना चाहें तो वो भी लिख सकते हो कि व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसे। सीधा सा कंसेप्ट है कि सर जो आगे वाली वैल्यू होगी, मान लो कोई x प्लस एच, उसमें से कौन घटेगा, x माइनस होगा। और नाम किसका आएगा, डेल्टा f ऑफ x का। तो ये जनरल हो गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ से,
ए प्लस एच ए प्लस 2h, तो ये जो इधर फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले इससे बन जाएंगे। सीधा सा कंसेप्ट याद रखना है, टेबल से चलेंगे, नीचे वाले में से किसको घटाना है, ऊपर वाले को, नाम किसका लिखना है, ऊपर वाले का, बस इसी लॉजिक से चलेंगे तो याद रहेगा। और ये जो पहली बार घटाया हमने, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये एक शब्द और लिख लो यहाँ, या यहाँ लिख लेना इसके आगे, ये क्या कहलाता है, प्रथम अग्रांतर। अभी पहली बार ही तो घटा रहे हैं टेबल में से, तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम अग्रांतर या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। भाई सारी वैल्यू कोई पहले थोड़ी आपस में माइनस हुए हुए, कोई भी नहीं हुआ, तो पहली बार माइनस कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम अग्रांतर या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखो टेबल से चलें, टेबल से चलें, बोर्ड पे देखो, ये अपने पास x होगा, ये आपके पास क्या होगा, f ऑफ x की वैल्यू। अब यहाँ से देखो, जैसे अपने पास ये वैल्यू हैं, ये a हो गया आपका, ये a प्लस एच हुआ, ये a प्लस 2h हुआ, ये a प्लस कितना हुआ 3h, और ये हो गया a प्लस 4h, और इस तरीके से आपके पास वैल्यू रहेंगी। ठीक है, जैसे ही फंक्शन में रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, f ऑफ a, ये क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच। यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, f ऑफ a प्लस 2h, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस कितना 3h, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ a प्लस कितना 4h, यही हुआ आपके पास। और इस तरीके से आगे और वैल्यू आ जाएंगी। इतना तो देगा अगला, यहाँ x की वैल्यू होंगी, यहाँ ये वैल्यू लिखी हुई मिलेंगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रथम अग्रांतर करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम अग्रांतर। तो इसे कहते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, नीचे वाले में से कौन घटेगा, ऊपर वाला। तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी बताओ, यहाँ अगर देखना चाहें तो किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा एफ ऑफ ए की, इसमें से ये घटेगा, या ऐसा कह सकते हैं इसमें से ये माइनस होगा, तो नाम क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर इसमें से ये घटेगा तो नाम क्या होगा, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस 2h। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नाम क्या होगा, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस 3h। ऐसे चलेंगे आगे वैल्यू। फिर पहली बार घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है, अगर इनको वापस से घटा दूँ, अगर इनको वापस से घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, द्वितीय अग्रांतर आ जाएगा। उसे किससे लिखते हैं, डेल स्क्वायर से, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इसे क्या कहते हैं, द्वितीय अग्रांतर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब जो ये अंतर आए थे इनको घटाना है, इसमें से अगर कंसेप्ट वही रहेगा, नीचे वाले में से कौन घटेगा, ऊपर वाला। लेकिन एक बार घट चुका, प्रथम अग्रांतर आ चुका, दोबारा से घटा रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इसका नाम क्या होगा बेटा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ नाम देखें तो क्या नाम होगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे चलेंगे इस तरीके से। अब जो दूसरी बार मिले हैं, अगर उनको घटाते हो तो डेल क्यूब एफ एक्स आ जाएगा। डेल क्यूब का मतलब तृतीय अग्रांतर या थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इनको हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, नीचे वाले में से माइनस किसको करना है, ऊपर वाले को, नाम ऊपर वाले का आएगा, तो कितना होगा, डेल क्यूब एफ ऑफ ए। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है तो ये हो गया डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एच। इस तरीके से इनको घटाएंगे तो चौथा आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन काम करेंगे। बना लो टेबल। ये तो क्या कहलाता है, प्रथम अग्रांतर, ऊपर लिख लेना नाम जहाँ जगह मिले। ये कहलाता है आपके पास द्वितीय अग्रांतर, और ये क्या कहलाता है, तृतीय अग्रांतर। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। करो देखे नोट। जब भी टेबल बनाओ, पहली बार टेबल नहीं बनेगी, कई बार टेबल बनेगी, तो अभी टेबल में एक एक लाइन खाली छोड़ के बनाया करो। समझ रहे हो ना बात को। एक में ए लिखा, फिर एक लाइन क्या रहनी चाहिए, खाली, फिर ए प्लस एच रहना चाहिए, फिर एक लाइन खाली, क्योंकि इन दो का लिखना भी तो है सामने आगे जाके।
तो इसलिए वो थोड़ी ठीक बन जाए, है ना, ऊपर नीचे ना लिखे जाए। कुछ सवाल आगे आएंगे जिनमें 2 लाइन छोड़ के चलेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस वाले सवाल आएंगे, उनमें 2-2 लाइन खाली छोड़ेंगे तो एकदम परफेक्ट वैल्यू दिखेंगी कि हाँ ये वैल्यू आ रही है। कर लिया नोट सबने? अब देखो इस टेबल से हम और बाकी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे प्रथम अग्रांतर या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का तो फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, यही तो लिखा, इसमें से इसको माइनस किया, ये इसका फॉर्मूला बन गया, इसको इसमें से माइनस किया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब आपको कोई कहे कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए का फॉर्मूला बताइए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए का, तो क्या फॉर्मूला होगा? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना होगा? डेल एफ ऑफ ए। तो देखो कुछ लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में फॉर्मूले। जैसे ये आपके पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, क्या है? डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। अब इसका फॉर्मूला लिखना हो तो ये हो गया डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना हुआ? डेल एफ ऑफ ए, ऐसा ही बनेगा। अब अगर ज़रूरत पड़े इसको सोल्व करने की तो इन दोनों के फॉर्मूले पहले से जानते हैं क्या? इन दोनों के फॉर्मूले पहले से जानते हैं, तो ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं इसको। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस कितना होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका फॉर्मूला तो यही होता है। और अगले के बाहर माइनस लगा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एफ ऑफ ए। अब यहाँ से देखो कुछ प्लस माइनस हो रहा है, वो प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस कितना हुआ? 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस कितना हो गया आपके पास? एफ ऑफ ए। तो इस तरीके से जैसी ज़रूरत होगी सवाल में उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सामान्य व्यापक रूप बनाना चाहें जनरल फॉर्मूला, तो पीछे भी हम व्यापक रूप बना के आए थे। देखो ऐसा ही लिखा था मैंने कि इसमें से अगर घटा लूँ मैं किसको? x प्लस एच में से आगे वाले में से किसको घटाऊँ? पीछे वाले को, तो नाम किसका आता है? या ऐसा कह दें कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया तो नाम ऊपर वाले का आएगा। अब जैसे ही अगली कॉलम में चले जाएंगे तो अब कौन से मिलेंगे? डेल डेल वाले। अगर डेल डेल वालों को घटाएंगे तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर आएगा। अब किसको घटाएंगे?
अगर डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच को उससे ऊपर वाले से घटाएंगे, एक डेल वाले को अगर फिर से घटाएंगे तो एक डेल तो पहले वाले माइनस का और दोबारा से माइनस हो रहा है, इसलिए क्या आ गया, डेल दोबारा आ गया आपके पास, तो ये हो गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ऐसे अगर लिखना चाहें जनरल फॉर्म में तो अगर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, ऐसे कितनी बार पे चले गए अपन, n बार पे, तो ये कितना हो गया n माइनस वन एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, डेल टू द पावर n, और ये कितना आएगा एफ ऑफ एक्स। भाई पहले बिना कोई डेल नहीं था, एक बार माइनस किया तो एक डेल आ गया, एक डेल वालों को माइनस किया तो दो डेल आ गए, n माइनस वन वालों को माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, n आ गया। करो देखे नोट। कर लिया नोट सबने। अब देखो ये तो किसकी बात थी, अग्रांतर की। इसके बाद एक शब्द और आता है इसमें, उसे कहते हैं पश्चांतर, बैकवर्ड डिफरेंस। एक शब्द और आता है अपने पास, उसे हम क्या कहते हैं, पश्चांतर या बैकवर्ड डिफरेंस। पश्चांतर तथा पश्चांतर संकारक। बैकवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। काम इसमें भी वही होगा। इसको लिखा किससे जाता है, उसको तो इस डेल्टा से लिखते हैं और इसे लिखते हैं इन्वर्टेड डेल्टा, या उल्टा डेल्टा भी पढ़ सकते हैं इसे। इसे इन्वर्टेड डेल्टा से लिखते हैं। सही नाम इसका होता है नेबला। सही नाम अगर पढ़ना चाहें तो क्या होता है इसका नाम, नेबला। बाकी अपन डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा ही पढ़ेंगे, बाकी सही नाम होता है इसका नेबला। ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, टेबल तो वही रहेगी, वही वैल्यू रहेंगी। ए के साथ किसका मान होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच का। भाई यही तो रहेगा आपके पास। ए के बाद में किसका मान रहेगा, ए प्लस एच का, ए प्लस टू एच का, ऐसे वैल्यू मिलेंगे आपको। काम इसमें भी वही होना है कि नीचे वाले में से कौन घटेगा, ऊपर वाला। काम वही होगा सेम ही, कि माइनस कौन होगा, नीचे वाले में से कौन माइनस होगा, ऊपर वाला। लेकिन इस बार नाम बदल जाएगा। नाम पहले किसका आता था, किसका आता था, ऊपर वाले का। अब नाम किसका आएगा, नीचे वाले का। तो फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो अगर काम तो वही होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच में से सर माइनस तो कौन होगा, एफ ऑफ ए ही होगा, लेकिन निशान ये आएगा पहली बात, और नाम किसका आएगा, नीचे वाले का।
तो ये लिखा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस कितना एच, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। तो वही टेबल रहेगी, सारे काम वही होंगे, बस नाम का ही डिफरेंस रहेगा। अब अगर उससे अगले वाला माइनस करना चाहें बेटा तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच को। तो बताओ इन्वर्टेड डेल्टा और नाम किसका आएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच का। इस तरीके से अगर हम चलें तो कहाँ पहुँच गए, मान लो ए प्लस एन एच तक पहुँच गए। एन एच में से कौन माइनस होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, इन्वर्टेड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये लाइन जो लगाई है ऊपर बार नहीं है, ये ब्रैकेट का काम करता है, एक साथ बताता है। ये कहीं किताब में देखेंगे तो कई जगह मिलेगी लाइन लगी हुई है, चाहे ब्रैकेट लगा दो चाहे लाइन लगा दो, मतलब इतना पोर्शन क्या है एक साथ है। एक बार करने के बाद अगर दोबारा माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, द्वितीय सेकंड आ जाएगा। तीसरी बार करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। पिछले की तरह ही चलेंगे, बस नाम का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा था इस कंसेप्ट से चलेंगे कि नीचे वाले में से कौन घटेगा, ऊपर वाला। पहले में नाम किसका आएगा, ऊपर वाले का, और दूसरे में नाम किसका आएगा, नीचे वाले का। तो ऐसे हमेशा याद रहेगा। कर लिया नोट सबने। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है बेसिक सी, वो लिखिएगा। आगे लिखो, अंतर संकारकों की या अंतर संकारकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। भाई दोनों ही अंतर बताते हैं तो इसलिए बार बार दोनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अंतर संकारक का मतलब किसकी बात हो रही है, फॉरवर्ड की भी बात हो रही है और बैकवर्ड की भी बात हो रही है। अंतर संकारकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। पहला लिखो, अचर फलन, अचर फलन पर अंतर संकारक, अचर फलन पर अंतर संकारक, अचर फलन पर अंतर संकारक, अंतर संकारक। अब मोस्टली क्या काम आता है, डेल्टा ही, तो इसलिए मोस्टली हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा। ठीक है, अचर फलन पर अंतर संकारक डेल्टा का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। कि डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू जीरो होगी जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात ठीक है क्या, ये क्या मतलब इस बात का, देखो कोई फंक्शन कांस्टेंट ही होगा तो पहले में भी मान लो 5 वैल्यू आ रही है, दूसरे में भी 5 5 ही रहेगी। फंक्शन कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ भाई, जिसकी बार बार वैल्यू बदल रही हो तो वो तो फंक्शन कांस्टेंट हुआ ही नहीं भाई। चाहे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ एक्स की वैल्यू, या ऐसे समझ लो ए रखूँ, ए प्लस एच रखूँ, ए प्लस टू एच रखूँ, तो वैल्यू अगर सेम ही आती हो तो वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अब अंतर संकारक चाहे कोई सा भी करें, करना तो क्या है, माइनस होगा, होगा तो क्या, माइनस होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। सेकंड लिखिएगा, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो कि ये किसी फंक्शन पे लगा हुआ है और कांस्टेंट बाहर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कांस्टेंट को फंक्शन से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। कांस्टेंट को फंक्शन से क्या कर सकते हैं, गुणा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि दो फंक्शन प्लस करके कोई सा भी ऑपरेटर डेल लगा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एफ पे अलग से ऑपरेट करा सकते हो और जी पे अलग से ऑपरेट करा सकते हो। करो देखे नोट।
अब इन दोनों प्रॉपर्टी से मिला के एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसे लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो इन दोनों चाहे अलग अलग लिख दो चाहे एक प्रॉपर्टी बना देते हैं अपन कि ये लिखा हुआ है डेल C1F प्लस C2G इक्वल टू C1 डेल ऑफ F प्लस C2 डेल ऑफ कितना हो गया आपके पास G। इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ गई कि जो एक साथ प्लस हो रहे थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जो कांस्टेंट चाहे अंदर रखो चाहे कांस्टेंट क्या रखो बाहर, उससे कोई तो यही तो बताया दोनों प्रॉपर्टी में। तो इन दोनों की मिला के एक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं और इसे क्या कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी है कहलाती है, किसी की भी हो चाहे। इसे क्या कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, रेखीय गुणधर्म। एफ जी का मतलब एफ एक्स जी एक्स है ना, फंक्शन के एक्स लगाओ तो लगा लो, नहीं कोई बात नहीं है, जो भी वैल्यू होगी वो तो फंक्शन में रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है घात वाली। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हो दो घात इस पे लगी हुई हैं, तीन इस पे लगी हुई हैं, और आगे कोई फंक्शन लिखा हुआ एफ या एफ एक्स, तो पावर जुड़ जाती है, कोई इश्यू नहीं है। जितने भी पावर हैं एक साथ लिख सकते हो, m प्लस एन और एफ ऑफ एक्स। या किसी सवाल में जैसे तीन पावर लगी हुई है तो एक एक पावर सोल्व कर पाते हैं, एक साथ तो तीन होंगी नहीं, तो एक एक पावर सोल्व हो जाएगी अलग अलग होके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई किसी सवाल में डेल स्क्वायर लगा हुआ है तो डेल स्क्वायर से पहले किस पे पहुंचेंगे, डेल पे, फिर स्टेप वाइज चलेंगे ना एक एक पावर के अनुसार। नेक्स्ट लिखो, जब कोई दो फंक्शन गुणा में हो, एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है बेटा जी एक्स है, तो क्या होगा। ठीक, अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इसको। ये होता है सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी ऑफ एक्स और प्लस जी एक्स हो गया ना, अब एफ एक्स आएगा जी एक्स, और ये हो गया आपके पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स। वे सोल्व भी कर सकते हैं वही बेसिक फॉर्मूले से, एक बार बढ़ा बढ़ा के, तीन चार लाइन का सॉल्यूशन है, सोल्व भी कर सकते हैं, बाकी याद रखनी है प्रॉपर्टी को। आसानी पूर्वक सोल्व हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कैसे सोल्व करते हैं, जब डेल्टा लगा हुआ है तो यही तो फॉर्मूला सीख के आते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होता है एफ ऑफ एक्स। तो इसमें एक बार तो लिख लो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, फिर ये माइनस होगा खुद, यही तो होता है भाई, जो जिसका नाम लिखा हुआ होता है वही तो माइनस होता है आगे। तो कितना होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर एक पद ये x प्लस एच वाला पद और एक डेल्टा जी एक्स वाला पद प्लस माइनस कर लेंगे, फिर कॉमन आते ही आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है भाग वाली, कि अगर दो फंक्शन कुछ ऐसे लिखे हुए हों एफ एक्स जी एक्स और इन्हें आपको सोल्व करना हो तो क्या होगा। तो ये होता है जी एक्स तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये रहेगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस, इस बार एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, किसका होगा आपके पास जी ऑफ एक्स का, और नीचे देखें तो क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कितना होगा जी एक्स। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लिख लिया सबने। अब देखो कुछ सवाल देखते हैं, कुछ बेसिक से। लिखो
मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड इट्स वैल्यू। क्या दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ डेल्टा टेन इनवर्स एक्स। बताइए, ये पूछा आपसे, डेल्टा टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, बताइए। डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा के बेसिक फॉर्मूले से चलना है। हाँ भाई, क्या रहा है? आसान सी है वैल्यू भी, क्या करना है देखो। किसकी वैल्यू पूछी है? डेल्टा टेन इनवर्स एक्स की। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? जो भी फंक्शन होता है वो टेन इनवर्स फंक्शन है। एक्स की जगह कितना रखा जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन, फंक्शन का काम कौन कर रहा है? टेन इनवर्स, और ये हो गया एक्स। यही तो फॉर्मूला ओपन होगा इसका भाई। आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, या नीचे वाले में से कौन घटाना है? ऊपर वाला। नाम किसका आएगा? ऊपर वाले का। यही तो फॉर्मूला सीखा अपन ने। अब इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूला। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी क्या होता है? टेन इनवर्स ए माइनस बी। तो ये हो गया एक्स प्लस एच माइनस कितना हुआ? एक्स। नीचे होगा वन प्लस ए बी, तो वन प्लस ए बी करूँगा तो ये हो गया एक्स प्लस एच। वन प्लस ए बी करेंगे तो कितना होगा? एक्स प्लस एच इंटू कितना होगा? एक्स। ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एच एक्स प्लस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के साथ चलना है, सवाल सब सवाल सोल्व होंगे। कोई ऐसा नहीं कुछ डायरेक्ट होगा तुरंत देखते हो जाएगा। अब एक दो लाइन तो देखो करनी पड़ेंगी। ये अगला सवाल देखो, लिखो। इसकी वैल्यू बताओ। डेल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, इसकी क्या वैल्यू आएगी? बताइए। और h से दिक्कत आएगी तो h की वैल्यू इसमें ले लेना वन। जैसे इस h बढ़ाते हैं ना आगे, तो x प्लस वन बढ़ जाएगा। फिर h की वैल्यू कितनी ले लेंगे इसमें? वन, जिससे और सवाल आसानी पूर्वक सोल्व होगा।
हम्म, देखो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता भी है, इस एक्स वाले तरीके के सवाल ठीक सवाल पूछ भी सकता है। तो ऐसे सवालों में दोनों तरीके हैं कि सर एक तो डायरेक्ट ही क्या फॉर्मूला तो ये होता है कि सर एक तो बढ़ा के लिखना है, भाई एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स प्लस एच की जगह कितना है 1, तो एक्स प्लस 1 लिखना है, और माइनस वही वापस जो सेम लिखा रहता है वो क्या करना है माइनस। लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या कैलकुलेशन में दिक्कत आए, तो ऐसा जब भी सवाल हो उसमें सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या गुणनखंड हो रहे हैं क्या, तो कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा एक्स प्लस 2, और क्या लिख सकते हैं इसे एक्स प्लस 3, यही दो फैक्टर हो रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को लिखें, फॉर्मूला तो वही कहता है कि यहाँ तो एक बढ़ा के लिखना है, तो एक एक बढ़ाएंगे इसमें, देखो x प्लस 1 तो कितना हो गया x प्लस 3, ऐसे ही तो बढ़ेगा बेटा, ये तो हो गया x प्लस 3 और ये कितना हुआ x प्लस 4, माइनस खुद का खुद वापस से, तो कितना है x प्लस 2 और ये कितना हो गया x प्लस 3। अब एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो -2 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 और कितना होगा x प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा बस। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो पहले फैक्टर ले लें उसके, जिससे कि सुविधा रहेगी। अब यहाँ कैलकुलेशन में भी आसान है, इधर ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आसानी रहेगी। लिख लिया यहाँ तक सबने। अब देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वही मान याद करना आपका, और ये दिया हुआ है डेल स्क्वायर ए टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। डेल स्क्वायर ए टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। एच एच ही रखना है, 1 नहीं लेना आपको, जब कहे तभी 1 लेना है। अब इसमें क्या होगा, पहले एक डेल सोल्व करो, फिर उसका जो उत्तर है उस पर दोबारा से डेल कर लो, तो कितनी बार डेल हो जाएगा, 2 बार। करो देखिए। आसान है भी सवाल, बताओ देख क्या आएगा। और e की पावर x भी आएगा क्या, ठीक है। होल स्क्वायर खोल दिया है तूने, हैं? देखो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ऐसे लेके चलेंगे, इसी को सोल्व करना है, डेल स्क्वायर ए टू द पावर एक्स, यही अपने पास। पहले एक डेल को सोल्व करूंगा बेटा, एक डेल तो छोड़ दिया मैंने, बोर्ड पे देखो, एक डेल तो मैंने छोड़ दिया। एक डेल का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, पहले बढ़ा के लिखो और फिर खुद लिखो, ऐसा ही तो है फॉर्मूला।
इसको बढ़ा के लिख दो। दूसरी बात, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्यों लिए लिए घूमेंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, बाहर। ये पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो इस पे फॉर्मूला लगाना, किस पे, ई की पावर एक्स पे। चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो ये हो गया आपके पास ए, एक डेल बाहर छोड़ रखा है इस पे, तो ये हो गया बेटा e टू द पावर x प्लस एच माइनस कितना होगा e टू द पावर x। ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना सबको कि भाई यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। डेल का यही फॉर्मूला होता है, जिसका नाम है वो बाद में आता है और उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ आता है। अब देखो एक डेल और बाकी रह रहा है सर अभी तक, तो क्या करें, इसको ऐसे लिख दें, इसको एक बार बाहर रहने दो, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया e की पावर h माइनस 1 और ये हो गया e की पावर x। अब ये डेल इस पे अप्लाई होना है, तो ये तो फिर कांस्टेंट हो गया, डेल तो x पे अप्लाई होगा, तो इसको फिर से बाहर कर दो, तो ये तो बाहर हो गया e की पावर h और ये कितना हुआ माइनस 1। अब डेल किस पे लगेगा बेटा, e की पावर x पे। अभी पहले भी सोल्व किया था, दोबारा लिख देते हैं, ऐसे ही लगेगा x प्लस एच माइनस कितना हो गया e की पावर x। अब इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, e की पावर x फिर से कॉमन आ रहा है, और ये इसके जैसा ही बनेगा, तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया e की पावर x। ये आपका आंसर है। तो आराम से चलना स्टेप वाइज, पहले एक डेल ओपन किया, कांस्टेंट जो भी काम नहीं आ रहा उसको बाहर कर देंगे, बाकी दूसरा डेल अप्लाई करेंगे। कर लिया नोट सबने। अब देखो कई बार ऐसे सवालों में क्या करता है, ये न पूछ के ऐसा भी पूछ लेता है कि डेल टू द पावर n ए टू द पावर x, ये पूछ लिया डेल टू द पावर n, और क्या पूछ लिया ए टू द पावर x। अब आपको पता है कि a तो कांस्टेंट है, बाहर रहना है। अब n बार तो कोई संभव तो है नहीं करना, एक बार किया, दो बार किया, एक दो बार से पता चल जाता है कि देखो जितनी बार करूँगा उतने तो इसके ऊपर पावर आएंगी। पहले एक बार किया था तो एक पावर आ रही थी, और एक ही अब कितनी बार करवा रहा है, n बार, तो आंसर कितना हो जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 टू द पावर n, और क्या होगा e टू द पावर x। करो देखिए नोट। तो ऐसा नहीं कि n बार कैसे हो पाएगा, उसमें पैटर्न दिख जाता है, एक बार में दिख जाएगा ऑप्शन से, या दो बार में दिख जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई बट्टे में कुछ होता है वो गायब रहता है एक बार में, दूसरी बार में तो दिख ही जाता है। जैसे बट्टे में 1 होता है, अब 1 पता थोड़ी चल रहा है पहली बार में, या बट्टे में कई बार फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 चलता है, तो फिर उसका पता नहीं चल पाता है। इसलिए एक या दो बार से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या पैटर्न चलेगा। कर लिया नोट सबने। अब देखो एक फॉर्मूला और लिखो, एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा। पहले इसमें लिख लो एक पूरी लाइन, जिससे कि आगे पढ़ो तब समझ में आ जाए। लिखो फलन के किसी मान को, पहले एक लाइन लिख लो इसमें, फलन के किसी मान को, फलन के किसी मान को अंतर सारणी, जो टेबल बनाते हैं उस सारणी को क्या कहते हैं, अंतर सारणी। फलन के किसी मान को अंतर सारणी के, अंतर सारणी के पदों के रूप में व्यक्त करना।
फलन के किसी मान को अंतर सारणी के पदों के रूप में व्यक्त करना, अंतर सारणी के पदों के रूप में व्यक्त करना। टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन in terms of difference table, to express any value of function in terms of difference table। क्या होगा देखो, फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू होता है f ऑफ a प्लस एन सी वन डेल्टा f ऑफ a प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ऐसे ही चलते चलेंगे तो लास्ट में हो जाता है एन सी एन, और एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया डेल्टा एन एफ ऑफ ए। करो देखें नोट। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो एक एक स्टेप से बनता है, अभी फिर पैटर्न से चेक करेंगे। पहले डेल्टा एफ ऑफ ए के लिए बनाएंगे, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h का बनाएंगे, फिर 3h का, फिर 4h का, फिर किसके लिए बनाएंगे NH के लिए, तब जाके फॉर्मूला बन जाता है। कर लिया नोट सबने? अब देखो ये कैसे सवालों में काम करेगा, लिखो सवाल लिखिएगा इसमें। आपको दे रखी है एक शहर की जनसंख्या सारणी, एक शहर की जनसंख्या सारणी, पॉपुलेशन टेबल दे रखी है आपको, एक शहर की जनसंख्या सारणी या पॉपुलेशन टेबल ऑफ ए सिटी, ठीक है। अब पॉपुलेशन टेबल में क्या दिया हुआ है आपको, दो ही बातें देगा, एक तो वर्ष देगा और उस वर्ष में क्या देगा आपको, जनसंख्या देगा। और जनसंख्या किसके अंदर है आपके पास, लाखों में, ठीक है। ये दे रखा है 1901 में 46, इधर लिखा हुआ लाख का मतलब 46 लेख हो गए। एक लिखा हुआ आपके पास 1911, उसमें दे रखी है आपको 66। 1921 में आपको दी हुई है टेबल में 81, और 1931 में आपको दी गई है 93। 1931 में आपको दी गई है 93, ठीक है। अब क्या पूछा है, क्या पूछा आपसे, यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से हो, यदि जनसंख्या में वृद्धि, यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से हो, यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी दर या इसी रेट से हो तो आपसे पूछिए 1961 में जनसंख्या क्या होगी, 1961 में जनसंख्या क्या होगी, 1961 में जनसंख्या क्या होगी, ये सवाल पूछा है। और वैसे ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसको नाम से भी कहते हैं वैसे, अग्रामी अंतर सूत्र भी कह देते हैं इसे, ये भी लिख लेना। अग्रामी अंतर सूत्र या इसे कहते हैं एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, अग्रामी अंतर सूत्र या इसे क्या कहते हैं, एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला है। अब पढ़ा लिखा है तो इतना ये है ना, तो ऐसे कर रहा है जैसे, अब मुझे बात याद आ गई एक बहुत, हाँ तो 1911 इतना समझदार तो होगा ये है ना। एक बार मैं पढ़ा रहा था, कई सालों की बात हो गई, 6 साल पहले की बात हो गई है ना, 600-700 बच्चे थे बैच में है ना, तो
पीछे से एक, अब जहाँ जगह मिले पीछे से एक लड़की करी, सर सर मत, फ्लो फ्लो में करा रहा सवाल। मुझको क्या हुआ बेटा? बोले सर देखो एफ की जगह जी लिख दिया आपने। हमको बैठ जाए बेटा ये है ना, तो ऐसे मत किया करो। बोले एफ की जगह क्या लिख दिया? जी एक्स लिख दिया। कई सवालों में चलते हैं ना 2-3 फंक्शन, कि एफ एक्स कह दो चाहे क्या कह दो, जी एक्स कह दो, तो वो स्थिति है ना। ये ले, ऐसे छोटी छोटी बातों में कहता है। करो, देखिए सवाल करो। क्या कर रहे हो बेटा? मैं यही देख रहा हूँ कि करने वाले क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? करने का कुछ है ही नहीं अभी आपके पास इसमें, कि फिर भी करे जा रहे हैं हम तो। चलो कुछ तो कर लेते हैं ना। सवाल लिख लिया सबने? अब इसमें क्या होगा, अब एग्ज़ाम में आए तो दोबारा टेबल की ज़रूरत नहीं है, यही काम करना होगा आपको। वैसे इस तरीके से लिख लो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मैं तो पूरा बता देता हूँ। देखो ये हो गया आपके पास वर्ष, ये क्या हो गया आपके पास जनसंख्या। ऐसे समझो कि ये तो किसकी वैल्यू है सर? एक्स की, और ये वाई कह दो चाहे किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की वैल्यू है। यही हुआ अपने पास। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया? 1901, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, 1911, और ये क्या हो गया? 1921 और 1931। यही है अपने पास। यहाँ हो गया सर 46, ये हो गया 66, ये हुआ 81, और ये कितना हुआ? 93। ठीक है, अब क्या करना है? फॉर्मूला ये सीखा अपन ने, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? डेल्टा भी चाहिए, डेल स्क्वायर भी चाहिए, और क्या चाहिए? डेल क्यूब भी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एफ ऑफ एक्स करेंगे, मतलब प्रथम अग्रांतर देखेंगे। तो प्रथम अग्रांतर में क्या होता है? नीचे वाले में से कौन घटता है? ऊपर वाला। तो कितना आएगा? 20, 20 आ गया। यहाँ से कितना आएगा? 81 में से 66 माइनस हो, कितना आएगा? है, अरे कितना आएगा बेटा? और 93 में से 81 माइनस होंगे तो कितने आएंगे? 12। ये ठीक है ना? अटक गए थे सारी, क्या बात थी? सही है ना ये? चलो भी अगला देखें, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब डेल स्क्वायर देखेंगे तो वही कंसेप्ट होगा, इसमें से ये माइनस, तो कितने हो गए? माइनस के 5। 12 में से 15 घटे तो माइनस के कितने हो गए? 3। अब तीसरा देखना पड़ेगा, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। तो ये कितना बचेगा आपके पास? -3 में से -5, तो प्लस के 2 बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे? 2। बन गई टेबल। अब एग्ज़ाम में जब सवाल आए तो उसके नीचे ही बना लिया करो टेबल, इधर लिखेंगे ऐसा नहीं करेंगे भाई, यहाँ से ही बन जाएगी। यहाँ यही तो कंसेप्ट है कि आगे वाले में से क्या घटाना है? पीछे वाला। तो यहाँ टेबल बन जाएगी 2 लाइन में। अब टेबल बनने के बाद सवाल देखना किस पे पूछा है? 1961 पे। अब 1961 तो पूछा है, लेकिन और वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिखा हुआ है। मतलब शुरू कहाँ से होते हैं अपन? एफ ऑफ ए से शुरू होते हैं, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ऐसे चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? ए प्लस एन एच पे। तो शुरू अपना देखा जाए तो ये 1901 आपको दिख रहा है, तो किसका काम कर रहा है? ए का। भाई शुरुआत यहीं से हो रही है। उन ए प्लस एच, ए प्लस 2h, 3h, और h अंतर यहाँ कितना है? h की वैल्यू कितनी है? 10। h की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 है। तो यहाँ 1961 पे पहुँचना है तो n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 6 पे पहुँच जाएंगे भाई। यहाँ 61 पे जाना है तो 6 से पहुँच जाएंगे। तो आपके पास देखा जाए तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस एन एच कह दो, या एफ ऑफ ए प्लस एन एच का मतलब 1961, और 1961 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ ऑफ 1901 प्लस 6 गुणा 10, ये आ जाएगा आपके पास। सारी वैल्यू क्लियर है?
ये तो कौन सी वैल्यू हो गई, ए की, ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की। ये तो कौन सी वैल्यू हो गई, ए की, ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, एच की। ठीक है, अब बोले सर फॉर्मूले में चलेंगे, तो देखो सबसे पहले ए वाले को घटाते हैं, ए से ए प्लस एच घटाते हैं, तो ये क्या होता है, एफ ऑफ ए, यही तो है एफ ऑफ ए, डेल्टा एफ ऑफ ए, है ना। ये एफ ऑफ ए हो गया, ये कौन हो गया, डेल्टा एफ ऑफ ए। फिर आगे जाते हैं तो कौन होता है, डेल्टा स्क्वायर, और ये क्या होगा, डेल्टा क्यूब। तो ये फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, डेल्टा क्यूब तक। तो देखो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ऐसा ही लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस, बोर्ड पे देखो यहाँ है एन सी वन, तो यहाँ अपने सवाल से कितना आएगा, 6c1। भाई अपने सवाल में वैल्यू कितनी है, 6, तो अपने सवाल से आ जाएगा 6c1। और फिर क्या होगा, डेल्टा एफ ऑफ ए, चलो एक बार लिख देता हूँ इसको, प्लस कितना आएगा बेटा, 6c2, और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, ऐसा ही होगा। और फिर कितना आएगा, 6c3, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। बस यहाँ तक चलेंगे, सवाल ही खत्म, उसके आगे तो अपने पास वैल्यू ही नहीं है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, एफ ऑफ ए, यहाँ से देखो ए पे जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एफ ऑफ ए। ये कौन है, डेल्टा एफ ऑफ ए, ये कौन है, डेल्टा स्क्वायर, और ये कौन है, डेल्टा क्यूब। यही वैल्यू आपके पास, इसका नाम क्या है, ए प्लस एच है। ये एफ ऑफ ए प्लस है, ये डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस, और ये कौन है, डेल्टा स्क्वायर। देखो दो ही वैल्यू काम आती हैं वैसे, जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल, तो हमेशा यही वैल्यू काम आती है ऊपर वाली। जब भी बैकवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूले आएंगे तो फिर इधर से वैल्यू ये काम आती है नीचे वाली। फॉर्मूला इस तरीके डिजाइन होता है उसका कि इधर से वैल्यू काम आती है नीचे से। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो गया 46, इसके बाद 6c1 कितनी वैल्यू होती है, 6c1 की वैल्यू 6, डेल्टा एफ ऑफ ए कितना है 20, अरे 20 दिख रहा है ना आपको, और 6c2 15, और डेल्टा स्क्वायर माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस का 5, और 6c3 20, और कितना हो गया, डेल्टा क्यूब कितना है 2, तो ये 2 करो गुणा, शायद ये आना चाहिए, देखो देखिए तो ये सवाल होगा। देखो दो तरीके के सवाल आएंगे आगे एग्जाम में, क्लियर होना चाहिए कि जो एक तो पूछेगा कि टेबल के अंदर ही पूछ रहा है, टेबल के अंदर का मतलब कि 1901 से 1931 तक है और इसके बीच में ही कहीं पूछ रहा है। उसमें भी अपन ऐसा पढ़ेंगे कि टेबल के शुरुआत में पूछ रहा है, या टेबल के लास्ट की ओर पूछ रहा है, या बिल्कुल ही सेंटर पूछ रहा है। और एक ये सवाल है जो टेबल से क्या पूछ रहा है, बाहर, टेबल से क्या पूछ रहा है आपसे, बाहर। इसीलिए इस फॉर्मूले कहते हैं एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला। अभी तो 2 बार बना लिया करो टेबल सवाल के साथ, बाकी एग्जाम में टेबल सवाल के नीचे ही बनानी है। इतनी लाइन 2-3 घटाने हो तुरंत हो जाएगा वहाँ सवाल। अब ये कोई सवाल बड़ा सवाल कैटेगरी में नहीं है, आने लायक सवाल नहीं है ये, है ना। ऐसा नहीं कि टेबल नहीं आएगी, टेबल के सवाल भी आएंगे भी, लेकिन टेबल वहाँ बनी हुई है। 2-3 अंतर देखने आपको, तुरंत देखे वैल्यू पुट करी तो आंसर आ जाएगा।
लिख लिया बेटा सबने? अब देखो अगला सवाल। तो सवाल देखते क्लियर होना चाहिए भी ए क्या होगा, एच कितना है, एन कितना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे सवाल में। तो यहाँ दिख रहा है ए 1961 पूछा है तो एच की वैल्यू 10 है सब में, और एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6, तो 6 से पहुँच जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लिखें अगला सवाल, देखो नेक्स्ट दिया हुआ आपको एक अनुक्रम या सीक्वेंस में कुछ पद दिए हुए हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस 0, 0, 0, 0, 2, 6, 12, 2, 6, 12, 20 का सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद या सेवंथ टर्म पूछिए आपसे, सेवंथ टर्म ज्ञात कीजिए। बताओ देखिए, 6 तो आपको दिए हुए हैं और सातवां आपसे पूछा है। तो टेबल बनाओ ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गिनती लिखो उसमें। 6 वैल्यू तो दे रखी हैं, सबके सामने वैल्यू भर दो। 6 तो वैल्यू है ही अपने पास, और फिर प्रथम, अग्रांतर, द्वितीय, तृतीय ऐसे कुछ करो देखे थोड़ा। गलत है बेटा। बताओ भाई, ऐसे सवाल तो तुम चुटकियों में कर देते हो। 0, 0, 2, 6, 12, 20, आगे क्या आएगा? देखो सिंपल है सवाल, कई तरीके से हो सकता है लेकिन टेबल बनानी पड़ेगी। 35 भी गलत है, 30 भी गलत है। अब देखो बोर्ड पे, ये x कह दो, एक को fx कह दो, चाहे y कह सकते हैं, एक ही बात है वो तो। 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी जगह छोड़ेंगे क्या? चलो छोड़ देते हैं, पूरा मामला गड़बड़ हो गया। 1, 2, 3, ये 4 हो गया आपका, ये 5, 6 वैल्यू तो दे रखी है, 7वीं चाहिए अपन को, यही तो कहा अगले ने, 6 तो दे रखी है और 7वीं चाहिए। तो इसे चाहे fx कह दो चाहे y कह दो, एक ही बात है। कितना दे रखा है? ये 0, ये 0, ये 2, 6, 12 और कितना 20। 7वें को नहीं जानते तो वैसे y कहते हैं, तो कौन सी वैल्यू हो गई है? y7 हो गई। y1, y2 भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, और कई जगह f1, f2, f3 वैसे भी कह सकते हैं। कहते हैं ना f ऑफ a प्लस NH, ये एक ही चीज़ है। कई जगह आप देखोगे कि कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा y ऑफ a प्लस NH
या कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, दोनों एक ही बात है ये भाई। फंक्शन यही तो होता है y इक्वल टू एफ एक्स। अब चाहे वैल्यू इससे बता दो या इसका जो आंसर आता है वो इससे बता दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। कई जगह सवालों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा y ऑफ ए प्लस एन एच या y2 y3 y4, या ऐसा भी मिल सकता है f1 f2 या f ऑफ ए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला काम क्या करते हैं बेटा, प्रथम अग्रांतर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा वाई कह दो चाहे डेल्टा एफ एक्स कह सकते हैं, एक ही चीज़ है ना। बताओ कितना आएगा, क्या लिखूं, 0, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 12 20 माइनस 12 8, और ये y7 माइनस कितना हो गया 20 हो गया। लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पे अगर हम बात करें, या इसको वैसे इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम होता है वैसे बताओ इसका। ये y7 किस में से घटेगा, y7 में से कौन घटेगा, y6, और y6 घटेगा तो इसका नाम क्या होगा, डेल्टा y6। वैसे नाम तो इसका यही होगा, सही नाम देखा जाए तो भाई। y7 में से कौन घट रहा है 20, तो जो घटता है उसी का तो नाम आता है ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला कौन है ये y6 है, तो नाम कितना आ जाएगा डेल्टा y6। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, डेल्टा स्क्वायर है ना, तो ये 2 2 आ रहा है आपके पास, ये भी 2 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर। अब देखो y6 में से कौन घटेगा, वो डेल्टा y5, तो इसका नाम कितना होगा डेल्टा स्क्वायर y5, ठीक है। अगला तो 0 आएगा, अगला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, देखो वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, y7 कह दो या चाहे आप क्या कह सकते हो f7 कह सकते हो, यही पूछा। जैसे पिछले सवाल में f कितना था 1961, वैसे इस सवाल में f कितना है 7। शुरुआत कहाँ से होती है, a का काम कौन कर रहा है 1, h की वैल्यू कितनी है सर 1, एक एक ही तो बढ़ रहा है, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो h की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 पे पहुंचने के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा ही तो होता है f ऑफ a प्लस एन एच। ए प्लस एन एच देखें तो ये हो गया एक, n की वैल्यू 6 इंटू 1, यही हुआ आपके पास। 7 पे पहुंचने का यही फॉर्मूला है, चाहे इसको y में लिख दो f में, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे पीछे, f ऑफ a प्लस एन सी, एन की वैल्यू आ गई 6 c1 डेल f ऑफ a प्लस 6 c2, और कितना हो गया डेल स्क्वायर f ऑफ, अरे कितना a, बस आगे तो कुछ है नहीं अपने पास। डेल क्यूब तो क्या आएगा 0, वैल्यू पुट करो, बताओ f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू आएंगी, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0, 6 c1 कितना होता है 6, डेल f ऑफ a, डेल f ऑफ a भी कितना है 0, तो ये हो गया 0, प्लस 6 c2 कितना होता है 15 होता है, तो 6 c2 हो गया 15, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। एक तरीका तो ये इसको सोल्व करने का, ठीक है, यही तो आ रहा होगा ना रिजल्ट, क्या आ रहा है 30 ही आ रहा है, चलो ठीक है, 32 दूसरे का आ रहा है ना, तो ये हो गया 6 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, यहाँ से ये वैल्यू 2 2 2 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 2 ही है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 2, ठीक है। अब उल्टा देखो, ये हो गया डेल स्क्वायर y5 किसके बराबर है 2 के, डेल स्क्वायर y5 किसके बराबर है 2 के, ठीक है। बोर्ड पे देखो, इसके बाद इसका फॉर्मूला ओपन कैसे होगा बताओ, इसका फॉर्मूला अगर ओपन करना चाहें तो ये ऐसे ही ओपन होगा, क्या डेल y6 माइनस डेल y5 बराबर कितना हो गया 2, ऐसे ओपन होगा फॉर्मूला इसका।
भाई यही तो होगा, डेल y6 y5 तो डेल स्क्वायर हो गया y5, यही बना। अब किसकी वैल्यू है मेरे पास बताओ, उसके रख दो। डेल y6 की तो वैल्यू है नहीं, ये तो खाली है। डेल y5 का मतलब ये है, इससे पहले वाला कितनी वैल्यू है 8, तो 8 वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, और ये हो गया इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल y6 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। अब किसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगा दो y6 का। y6 का फॉर्मूला क्या होगा, y7 माइनस कितना होगा y6 इक्वल टू कितना 10। अब देखो ये y7 है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी y6, तो ये हो गया y7, और ये 20 उधर भेज देता हूँ, तो 10 + 20 आंसर कितना आ गया 30। ये लेकिन ये तभी काम करेगा जब बिल्कुल नज़दीक पूछेगा, ऐसा नहीं कि y25 पूछ ले, वो फिर 25 पूछेगा तो उधर जाना पड़ेगा। ये तो ये अभी तक जितने भी सवाल किए तभी संभव है जब अंतराल क्या होना चाहिए सवाल का, समान होना चाहिए। देखो 1 2 3 है, पिछले सवाल में 1901 1911 21 31, तो अंतराल सेम होना चाहिए तभी होंगे। आगे पढ़ेंगे अपन असमान अंतराल के सवाल अलग से पढ़ेंगे, भाई जिनमें अंतराल क्या होगा सेम नहीं होगा, तो फिर उनके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है एक लेग्रांज सूत्र, तो उससे सवाल किया करेंगे अंतराल समान है या असमान है। लिख लिया बेटा सबने? देखो अगला सवाल हो गया ना सबका। अगला सवाल क्या, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय इम्पोर्टेंट लगाना खुद पे भी और सवालों पे भी, इसके जो सवाल हैं कई एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड। अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या होता है इसमें देखो, यदि एफ एक्स एक्स में, यदि एफ एक्स में nवें कोटि का बहुपद है,
nवें कोटि का बहुपद है तो यदि एफ एक्स एक्स में nवें कोटि का बहुपद या पोलिनोमियल है तो nवा अंतर अचर होता है, nवा अंतर अचर होता है तथा nवा अंतर अचर होता है तथा n+1वां अंतर शून्य होता है। n+1वां अंतर क्या होगा? शून्य या ज़ीरो होता है। यदि एफ एक्स एक्स में n कोटि का बहुपद है तो nवां अंतर जो होगा एफ एक्स का वो अचर होगा और n+1वां अंतर या उससे आगे के अंतर क्या होंगे? आपके पास शून्य होंगे। समान अंतराल होना चाहिए, बाकी अंतराल हमेशा क्या रहना चाहिए? समान अंतराल में ही काम करेगा। देखो इस बात का मतलब क्या हुआ भाई, एक बहुपद कह रहा है अपन को, बहुपद या पॉलिनोमियल कह रखा है एफ ऑफ एक्स, कितनी कोटि का बता रखा है? एन कोटि का, मतलब अधिकतम घात उसमें कितनी आएगी? एन आएगी। तो ये ऐसे ही होता है बहुपद, कोई कोई कांस्टेंट आएगा, कोई एक्स की पावर एन आएगी, फिर कोई कांस्टेंट आएगा, एक्स की पावर कम आएगी। भाई सबसे बड़ी पावर तो कितनी आएगी? एन, तभी तो कहेंगे उसे एन कोटि का बहुपद। ऐसे चलते चलते अपने पास a1 x और कोई लास्ट में अकेला कांस्टेंट भी आ सकता है। यही होता है एन कोटि का बहुपद। अब इस बहुपद का क्या कहता है कि एनवा अंतर का मतलब कितनी बार करना है? एन बार। डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स, यही तो कह रखा आपको। और वो क्या आएगा? अचर या कांस्टेंट आएगा। वो क्या आएगा आपके पास? अचर या कांस्टेंट आएगा। और अगर इससे पहले करोगे तो वैल्यू आएंगी, और इसके बाद जितने भी हैं n+1 n+2, पता है कि अचर आते ही तो फिर अचर में से अचर घटेगा तो क्या क्या उत्तर आना है? जीरो। तो ये हो गया डेल्टा n+1 एफ ऑफ एक्स, इसके बाद के अंतर क्या आएंगे? ज़ीरो। अब बोले सर ये अचर तो आएगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो n वाला है लास्ट वाला, ये तो कह दिया कि कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आती है फैक्टोरियल n a n और h की पावर कितना हुआ? n। h क्या होता है? अंतराल या इंटरवल। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? यहाँ से a n यहाँ से मिल जाएगा। h हमें दिख ही रहा है कि सवाल में अंतर कितने का है, या नहीं कहता है तो h छोड़ देंगे। फैक्टोरियल n हम जानते हैं कि कितनी घात का सवाल है। करो देखें नोट, फिर सवाल देखते हैं इसमें। और इस थ्योरम का विलोम या जिसको अपन कन्वर्स कहते हैं वो भी सत्य होता है। कि मान लो कोई टेबल दी हुई है सारणी, और उसमें तीसरे पहला बढ़ाया, दूसरा घटाया, तीसरा घटाया, तीसरा जाते क्या हो गया? कांस्टेंट। चौथा क्या हो गया? जीरो। तो तीसरा कांस्टेंट हुआ, मतलब इस थ्योरम के हिसाब से देखें तो कौन सा कांस्टेंट हुआ? एनवा कांस्टेंट हो गया। तो जो फंक्शन बनेगा वो कितनी घात का बनेगा? एन घात का। तो अगर तीन टेबल बना रहे हैं और तीसरे में जाते जाते अचर हो गया, चौथा जीरो हो गया, तो उसका अगर सवाल उस टेबल का अगर फंक्शन बनाना चाहें तो फंक्शन कितने का बनेगा? 3 घात का, x³ का फंक्शन बनेगा। लिख लो इसको चाहे आगे कि विलोम भी सत्य है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। लिख लिया सबने? अब लिखो इसमें सवाल। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अभी इसके।
जरूरी नहीं यही पूछे और कोई सा भी पूछ ले, कुछ भी लिख के पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल आने चाहिए। ये है डेल्टा टू द पावर 6 और ये हो गया ए एक्स माइनस 1, ये हो गया बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए एक्स माइनस 1 बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया सी एक्स क्यूब माइनस 1, और h की वैल्यू दे रखी है आपको 1 सवाल में। बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी। आराम से करो बेटा। तो देखो जब तक एक दो डेल्टा पूछे, जैसे पीछे डेल पूछ रहा है, डेल स्क्वायर, तो वो सवाल तो वैसे सोल्व हो ही रहे थे, लेकिन जब 6 पूछ ले 15 पूछ ले तो उसमें समझा करो कोई लॉजिक लगेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार डेल्टा घटाऊं, 2 बार घटाऊं, 3 बार घटाऊं, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब देखो इस सवाल में अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे अपन कि सर बहुपद बनना चाहिए कितनी घात का, n घात का, तो nवा अंतर क्या होता है, कांस्टेंट होगा उसका। अब इस सवाल में देखते हैं कि बहुपद कितनी घात का है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा अंतर पूछा है। इसके अंदर कितनी घात का बहुपद है, 6 घात का बहुपद है। ये ब्रैकेट इससे मिलेगा, ये ब्रैकेट इस, पद तो बहुत सारे आएंगे लेकिन सबसे बड़ी घात देखनी होती है, और सबसे बड़ी घात का जो पद आएगा वो ऐसा ही आएगा, ए बी सी एक्स की पावर 6, बाकी और पद आएंगे। यही सवाल बनेगा आपके पास। और इसके ऊपर पावर वो कितनी लगा हुआ है, डेल्टा की पावर 6। तो 6 घात का बहुपद है, कौन सा अंतर पूछा है, 6वां अंतर पूछा है। इसका मतलब क्या आएगा, अचर या कांस्टेंट आएगा। यही तो पढ़ के आए पीछे। तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट कितना आएगा ये भी मैं बता के आया हूँ। कितना है, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n का मतलब कितनी घात है, 6 घात, तो कितना हुआ फैक्टोरियल 6। उसके बाद क्या बताया था मैंने, ए एन, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है इसके साथ, तो ये हो गया कितना, ए बी सी। और फिर आगे क्या लिखा हुआ उस फॉर्मूले में, h की पावर n, तो 1 की पावर n का मतलब 6, तो ये हो गया 720 ए बी सी। ये आपका आंसर है। अगला सवाल बताऊं, देखिए, डेल्टा टू द पावर n ए एक्स टू द पावर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1, बताइए वैल्यू।
फैक्टोरियल n, क्या है अभी, क्या सोच रहे हो इसमें? देखो ये तो सीख के आए हो कि इसको दो जगह लिख लेते हैं, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। ऐसा लिख लूँ क्या इसको? इसका कांस्टेंट बाहर, इसके पास ये लग गया और ये n-1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर x का बहुपद है, x में होना चाहिए, और कोई होगा तो फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, डेल की पावर n है और इसकी भी पावर n है, तो कितनी घात का बहुपद हुआ ये? n घात का। अंतर कौन सा है? n वा, मतलब लेवल बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो क्या आएगा सर? कांस्टेंट आएगा। तो a तो बाहर हो ही गया। वैसे तो इस a को भी साथ रख सकते हो, वैसे a की पावर कितनी लगेगी? a तो a रहेगा कांस्टेंट, और इनटू कितना होता है? फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n, और किसकी वैल्यू? h की। तो h की वैल्यू कितनी मान लेते हैं अपन? 1। h की वैल्यू देगा इसमें, h की वैल्यू नहीं तो h लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ तक तो ये हो गया। इधर देखो b कांस्टेंट है, इसकी पावर कितनी है? n, और इसकी पावर कितनी है? n-1। तो क्या हुआ? इसकी पावर, इस बहुपद की पावर क्या रह गई? कम रह गई, इससे कम रह गई, मतलब इसकी पावर ज़्यादा हो गई। जब तक बराबर रहेगा तब तक तो कांस्टेंट मिलेगा, और उससे ऊपर जाते ही उत्तर कितना आएगा? 0। भाई अगर इसकी पावर ये होती n-1, x की पावर n-1, तब तो रिजल्ट क्या आता? अचर आता। भाई दोनों का सेम है ना पावर, यही तो देख रहे हैं, इसमें भी सेम था, यहाँ भी 6 घात का 6 बहुपद, तो कांस्टेंट आ रहा है। और जैसे ही ज़्यादा हो गई, अब इसकी पावर क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, मतलब एक पावर आगे बढ़ गई, चाहे 1 बढ़ो, 2 बढ़ो, 3 बढ़े, फिर आंसर कितना आएगा? 0। यही तो लिख के आए। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? 0। तो ये 0 हो गया, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल n इंटू कितना हो गया? a। ये आंसर। भाई जब घात बराबर होंगी, अंतर बराबर होगा, तब तो रिजल्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ही घात ज़्यादा हो गई, किसकी? डिफरेंस की। अब ये n-1 होता तब तो कांस्टेंट आता, अब इसकी एक ज़्यादा हो गई, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा होते क्या आएगा? 0 वैल्यू आएगी आपके पास। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा, और ये लिखा हुआ है e की पावर ax, और गुणा में लिखा हुआ है log bx। बताओ वैल्यू। e की पावर ax इंटू है log bx, वैल्यू बताइए। क्या होगा भी इसमें? बेसिक लगेगा इसमें, तो ऐसा तो है नहीं कोई बहुपद है ये, तो बेसिक से होगा, करो देखें।
हाँ भी, क्या आंसर बताओ देखे। बेसिक से ही होगा, बाकी तो और कोई ऐसा है नहीं कि बहुपद बन रहा हो, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। ई की पावर, हाँ आगे, इतना छोटा आंसर है ही नहीं, इतना छोटा आंसर है ही नहीं भाई। देखो साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि एक फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये है। ये एफ एक्स हो गया और ये कितना हुआ जी एक्स, ये हो गया एफ एक्स और जी एक्स। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। करने को तो एक साथ भी कर सकते हैं कि पूरे को दो फंक्शन ने मान के कितना मान लें एक, लेकिन फिर कैलकुलेशन बड़ी होगी, दिक्कत है उसमें माइनस में। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या फॉर्मूला सीख के आए थे अभी, एफ ऑफ एक्स प्लस कितना एच, और कितना था डेल्टा जी एक्स, प्लस कितना था जी एक्स, और कितना था डेल्टा एफ ऑफ एक्स। डेल्टा कितना आपके पास, एफ ऑफ एक्स। यही है फॉर्मूला अपने पास। अब फॉर्मूला देखने से पता चलता है कि दो काम ज़रूरी हैं। ये तो जब चाहे तब लिख लूँगा मैं, x की जगह क्या लिखना है, x प्लस एच। एक तो ये सोल्व हुआ हुआ मिल जाए मेरे को, और एक ये सोल्व हुआ मिल जाए, दो काम ज़रूरी हैं। तो दो कर लेते हैं पहले, एक तो एफ एक्स का डेल्टा कर लेते हैं, और एक किसका डेल्टा कर लेते हैं, जी एक्स का। अगर एफ एक्स का मैं डेल्टा करूँ, ये एफ एक्स कितना है, ई की पावर ए एक्स। अरे एफ एक्स कितना है, ई की पावर ए एक्स है। ई की पावर ए एक्स का डेल्टा करूँगा तो कितना होगा, ई की पावर ए एक्स प्लस एच माइनस कितना होगा, ई की पावर ए एक्स। यही बनेगा आपके पास। अब यहाँ से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो भी लिख देते हैं, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, और ये बच गया ई टू द पावर एच माइनस कितना बन गया, ए एच है ना, और माइनस कितना हो गया आपके पास 1। एक काम तो हो गया पूरा। अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है, डेल्टा जी एक्स। तो डेल्टा जी एक्स करेंगे तो मतलब डेल्टा किसका करना है, लॉग बी एक्स का करना आपको। डेल्टा किसका करना आपको, लॉग बी एक्स का। तो लॉग बी एक्स का डेल्टा करेंगे तो क्या होगा बताओ, लॉग बी एक्स प्लस कितना होगा एच माइनस कितना होगा लॉग बी एक्स। ऐसा ही होगा आपके पास, यही तो होगा भाई। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाया, नाम उसी का आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, log a माइनस लॉग बी, तो कितना हो गया, log a अपॉन बी। ए अपॉन बी करेंगे तो बी से बी कट गया, और ये कितना बच गया, 1 प्लस एच अपॉन एक्स। ये बच गया आपके पास। जैसे ए अपॉन बी करेंगे तो ये बचेगा। अब सारी वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूले में रख दो, वही आंसर है। तो ये हो गया डेल्टा ए टू द पावर ए एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास, log बी एक्स इक्वल टू क्या रखना अभी फॉर्मूले में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच रख देते हैं। ये रहा एफ एक्स, इसमें एक्स की जगह एच रख देते हैं। तो ये हो गया एक्स प्लस एच इनटू क्या कहता है, डेल्टा जी एक्स। ये लो डेल्टा जी एक्स लॉग 1 प्लस कितना हो गया, एच अपॉन एक्स, प्लस फिर कहता है कि सर जी एक्स ये हो गया लॉग बी एक्स, ये जी एक्स हो गया आपका। फिर कहता है डेल्टा एफ एक्स, तो ये डेल्टा एफ एक्स हो गया। ये क्या हो गया, डेल्टा एफ एक्स।
क्लियर नोट सबने? अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मान ज्ञात करना है डेल्टा टू द पावर n और ये लिखा हुआ 1/x। बताओ देखें। तो सॉल्व करना पड़ेगा भी, ऐसा कोई बना नहीं है फॉर्मूला की देखते ही हो जाए ऐसा x में होने के बाद भी, तो बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। h की वैल्यू 1 मान सकते हो आप, इतना ज़रूर कर सकते हो कि h इक्वल टू क्या ले लें 1, जिससे कि लिखने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी। h इक्वल टू क्या ले लें 1। ऐसा क्या रह गया देखो, तो उससे नहीं हो रहा क्या? अभी बताया उससे, अरे अभी बताया था ना, उससे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा उससे? तो उससे तो होगा नहीं। देखो -1 पावर होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है बहुपद का। तो बेसिक से करना पड़ेगा, तो n बार डेल्टा नहीं करेंगे, एक बार डेल्टा करेंगे अपन, ठीक है? तो एक बार डेल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस 1 माइनस कितना होगा 1/x, ऐसा ही होगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया, x उधर गया, x इधर आया, तो क्या माइनस का बचेगा क्या? -1/x इंटू एक्स प्लस 1, यही बना आपके पास। यहाँ से देखो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर करेंगे 2 बार, 2 बार का मतलब जो एक बार आया उसी को सोल्व करना है वापस से। तो ये एक बार आ चुका, इसमें -1/x की जगह कितना करूं बेटा, x प्लस 1, और ये कितना हो गया x प्लस 2, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 1/x इंटू कितना हुआ x प्लस 1, यही बना आपके पास। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 1 और कितना आ रहा है x प्लस 2, यही आ रहा है। और ये किसका बचेगा, प्लस का, प्लस के 2 बचेंगे, तो ये बच गए प्लस के 2, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये हो गया डेल क्यूब 1/x। अब बाकी अगर ऑप्शन होता तो यहीं से सवाल सोल्व कर देते अपन,
लेकिन ऑप्शन बिना बात कर रहे हैं, या ऑप्शन भी कई बार बहुत नज़दीक या टिपिकल आते हैं तो 3 बार भी करना पड़ सकता है। अब ऑप्शन में अगर यहाँ होता, यहाँ दिख रहा है देखो -1, यहाँ किसका आ रहा है? प्लस का। एक एक चीज़ को पकड़ेंगे अपन, ये माइनस, ये प्लस, अगला फिर किसका आएगा? माइनस। तो ऑप्शन में वहाँ देख लेते हैं कि -1 की पावर कितनी होनी चाहिए? n होनी चाहिए। मतलब 1 पे माइनस, 2 पे प्लस, 3 पे माइनस, 4 पे क्या हो जाएगा? प्लस। एक तो ये देख लेते। एक उस ऑप्शन में ये यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा, नीचे का तो क्लियर हो गया। x इंटू एक्स प्लस 1 एक बार में 1 तक आ रहा है, 2 बार किया तो 2 तक, n बार करूँगा तो n तक आएगा। बस यही कन्फ्यूजन है कि ये क्या है। अब ये n भी हो सकता है, 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, और ये फैक्टोरियल n भी हो सकता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 पे जाने से क्लियर होगा। अब अगर ऑप्शन दोनों आ जाए वहाँ कि n भी एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में क्या है? फैक्टोरियल n, तो तीसरे पे जाना है। और अगर एक ही ऑप्शन आ रहा हो इस तरीके का, इनमें से मान लो ये आ ही नहीं रहा हो ये ऑप्शन, तो फिर तो ये यही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा भाई। बाकी सब क्लियर है, माइनस प्लस माइनस सब क्लियर है, नीचे क्या बनेगा वो क्लियर है। बस एक दिक्कत किसकी आ रही है? इससे संख्या की। इसीलिए तो कहा था कि 1-2 पे कम पता चलता है, तीसरे पे तो पूरा ही पता चल जाएगा। अब क्या पता, ये ऐसा भी हो सकता है 2 की घात 0 भी हो सकती है, 2 की घात 1 भी हो सकती है, 2 की घात 2 भी आ सकती है अगले में। तो चाहें तो तीसरा चेक करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब ऑप्शन बिल्कुल पास हो कि n ऑप्शन हो और फैक्टोरियल n भी ऑप्शन हो, तो तीसरा कर लेंगे। तीसरा करेंगे तो क्या होगा? 2 का तो 2 बेटा ऊपर, x की जगह कितना होगा? x प्लस 1, x प्लस 2, और ये कितना होगा? x प्लस 3। साइन किसका होगा? माइनस का। ये फिर वापस एज इट इज़ लिखना है इसको, तो ये हो गया x प्लस 1, और ये कितना हो गया? x प्लस 2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 1 और x प्लस 2, और कितना आएगा? x प्लस 3। और यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या बचेगा? -6। यहाँ क्या बचेगा आपके पास? -6। तो अब स्थिति क्लियर हो जाएगी 3 बार करने से। तो n बार वाला कितना होगा बताओ? n बार वाला हो जाएगा आपके पास 1/x है ना, तो ये हो गया -1 की पावर तो कितनी हो गई? n। 1 पे प्लस, 2 पे माइनस, 3 पे नहीं, 2 पे प्लस, 3 पे माइनस, 4 पे प्लस, 1 2 6 का मतलब हो रहा है फैक्टोरियल, तो ये हो गया फैक्टोरियल n। और नीचे हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, और कहाँ तक? x प्लस n तक। ये आंसर आपको तो 2 बार करना है, 3 वो ऑप्शन बताएगा आपको कि 2 की ज़रूरत है या 3 की। क्लियर हो जाएगा उससे कि क्या मिल रहा है अपना। तो जिस सवाल में एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो उसी में करना, अदरवाइज फिर बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। और n पावर पूछेगा तो उसमें दिख जाएगा आपको ट्रेंड कि क्या चल रहा है, और फिर कुछ आधा इधर से दिखेगा, आधा ऑप्शन से दिखेगा, दोनों से पूरा काम हो जाएगा। कर लिया नोट सबने? तो इतना काम करो, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आज 2 ऑपरेटर सीखे, डेल्टा और इन्वर्टेड डेल्टा। बाकी इसमें ई ऑपरेटर और भी कई सारे ऑपरेटर आते हैं, तो वो एक एक सीखते चले जाएंगे।